गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। तो आज हम लोग ये पार्ट हमारा 2 वीडियो है और इसमें देखने वाले हैं वियोजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया, तापीय, उष्मीय और विद्युतीय, प्रकाशीय, इन सब के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया समझ गया अध्याय ये सब बता दिए हैं और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें देखने वाले हैं तापीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बता दिए हैं। और उसमें पहला प्रकार जो है तापीय या विष्मीय वियोजन, समझ गया। यदि कोई बड़ा यौगिक कब बनता है? छोटे छोटे तत्व जब आपस में मेल होता है, मिलता है, तब एक बड़ा यौगिक का निर्माण होता है, एक यौगिक बनता है, समझ गया। तो वही लिखा, यदि कोई बड़ा यौगिक ताप उष्मा के कारण 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में टूटता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। यानी ताप या उष्मा के कारण टूट जाता है बड़ा यौगिक, 2 छोटे छोटे यौगिक, तो उसको क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। समझ में? अब जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये बड़ा यौगिक है और ये टूट के 2 छोटे यौगिक में, बड़ा यौगिक है लेकिन 2 छोटे यौगिक में टूट गया है। ये बड़ा यौगिक है, बड़ा यौगिक, और ये किस में टूटा है? 2 छोटे यौगिक में। 2 छोटे यौगिक का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 छोटे यौगिक में टूट गया। उस तरह एक और भी समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखो प्रकाशीय वियोजन है। यदि वियोजन का कारण प्रकाश हो, यदि वियोजन का कारण क्या हो? प्रकाश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। अगर किसी कारण यानी अलग करने की जो क्षमता है, अगर प्रकाश के द्वारा वह अलग कर रहा है किसी को, प्रकाश के द्वारा, जैसे सूर्य प्रकाश है, उसके द्वारा कोई जब अलग हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। जैसे देखो सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है ये? सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश के साथ अभिक्रिया किया है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ये इसको अलग कर दिया सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमाइड अलग हो गया। इसको क्या किया है? सिल्वर ब्रोमाइड जो एक साथ था उसको प्रकाश ने क्या किया? अलग कर दिया। उसको क्या किया? अलग कर दिया। अब जैसे मान के चलो कि कोई अगर दूध ले लेगा, दूध, और उसमें पानी डाल देगा और उससे बर्फ़ बना लेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगा तो दूध और पानी अलग नहीं ना हो सकता है। तो कुछ ऐसे चीज़ होता है जो प्रकाश के कारण वो अलग अलग हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश के कारण अलग अलग हो जाता है। दूसरा आता है विद्युतीय वियोजन। ये तीसरा है विद्युतीय वियोजन। यदि वियोजन का कारण विद्युत हो, यानी कि अलग करने का जो कारण है वो अगर विद्युत है, तो हम विद्युत के द्वारा जब अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन। और जब प्रकाश के द्वारा अलग किया जाता है तो प्रकाशीय। अब उष्मा या ताप के द्वारा जब अलग किया जाता है तो उसको तापीय या उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो देखो विद्युत के द्वारा क्या अलग किया गया है? ये NaCl क्या है? बताओ। NaCl क्या है? नमक है, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब अलग किया विद्युत के द्वारा तो सोडियम प्लस में क्लोरीन प्राप्त हो गया, अलग अलग हो गया। उसी प्रकार जल, H2O क्या है? जल है। और जल का जब विद्युत के द्वारा अलग किया गया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गया। ये अलग अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जब जल को अलग किया गया विद्युत के द्वारा, तब। समझ गया? अगला रासायनिक है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये अगला है, समझ गया? इसमें इसका परिभाषा यहाँ पे दे दिया हूँ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन का जो है आदान प्रदान होता है, समझ? इसका उसमें, उसका इसमें। आदान प्रदान का मतलब क्या? लेन देन जो होता है, तुम उसको दो, उसको दिया, वही आदान प्रदान। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसका द्विविस्थापन एक ही नाम है यहाँ पे। जैसे HCl और HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों क्या क्या आदान प्रदान हो गए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इधर ये Cl जो है, Cl मिल गया किसके साथ, Na के साथ। यहाँ पे देख रहा है ना, सोडियम क्लोराइड, और H मिल गया है OH के साथ में। H किसके साथ में मिल गया है, OH के साथ में, तो H2O प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो इसे ये चला गया ये इसमें, और ये आ गया इसमें, इसमें आदान प्रदान हो गया। 5 रुपया था इधर, तो ये 5 रुपया में मिल गया, और 2 रुपया इधर था तो ये मिल गया 2 रुपया में। ये आदान प्रदान हो गया, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, समझ गया। तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। देखो इसमें क्या होता है, ये 4 चीज़ याद रखना है। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया, उसमें 4 चीज़ याद रखना है। क्या 4 चीज़ याद रखना है, ऑक्सीजन का योग, ऋणात्मक का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये सब याद रखेगा तो इसका परिभाषा आसानी से समझ में आएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसको ऑक्सीकरण। अब वही तुमको पूछ देगा अनॉक्सीकरण, जो अभी मैं नहीं लिखा हूँ, अनॉक्सीकरण अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, जस्ट इसका उल्टा, समझ गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्या किया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ कि नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग कराया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, समझ गया। तो ये हो गया तुमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा, समझ गया। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का वियोग, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दूं कि अनऑक्सीकरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह हो जाएगा हाइड्रोजन। लिख लो तुम लोग, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, तो ये हो जाएगा अनऑक्सीकरण अभिक्रिया, समझ गया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है अनऑक्सीकरण में, और ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो ये दोनों लिखिए ना, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया लिख लो। मैं अब मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। इसका उदाहरण लेते हैं अनऑक्सीकरण का। चलो अगले अभिक्रिया, जैसे मान के चलो कि ऑक्सीजन जो बताए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसमें भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो क्या लिखना है, कोई ऑप्शन, या तो उपचयन भी दे सकता है या ऑक्सीकरण भी दे सकता है। तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, दोनों नहीं देगा, समझ गए, ये याद रखना। अवकरण या अनऑक्सीकरण या अपचयन, ये अनऑक्सीकरण का 3 नाम है, अवकरण भी है, अपचयन भी है। तो याद रखना, ऑक्सीकरण अनऑक्सीकरण दोनों का परिभाषा थोड़ा उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, अनऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का वियोग होता है और अनऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है, समझ गए, ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, अवकरण में जैसे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को मिलाया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, समझ गया। यहाँ क्लोरीन के साथ जल को मिलाएंगे तब ये इसका वियोग हो गया, इसका क्या हो गया, ये निकल रहा है, इसका वियोग हो रहा है यहाँ पे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तत्व ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया साथ साथ हो तो जिस तत्व में ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण, उपचयन और अपचयन, ये अभिक्रिया अगर किसी तत्व में एक साथ हो रहा हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे समझेंगे नहीं, कोई तत्व है उसमें अपचयन या उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। या ऐसे भी कह सकता है कि ऑक्सीकरण एवं अनऑक्सीकरण साथ साथ हो रहा है जिस तत्व में, उसी को हम कहते हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पीएच स्केल में पढ़ाई थी कि जब नमक बनता है ना उस समय क्या होता है, दोनों उदासीन हो जाता है, क्रिया भी इधर और उधर प्राप्त प्रतिफल जो होता है वो भी हो जाता है, समझिए। तो लवण और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है, ये सॉरी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करता है। लवण जो होता है यानी नमक, तो अम्ल और क्षार जब आपस में मिलकर लवण बनाता है तो उस जिस प्रक्रिया द्वारा वो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो अम्ल तथा क्षार का आपस में मिलकर लवण बनाना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, समझ गया। उत्प्रेरक अभिक्रिया, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक न तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है न ही कुछ बनाता है। उत्प्रेरक जो होता है ना वो तो ना ही तो उसमें भाग लेता है ना ही कुछ बनाता, उसका आखिर फिर काम क्या है, नहीं भाग ले रहा नहीं कुछ बनाता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो वो क्या करता है ना, रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है, उसको तेजी करता है, बढ़ाता है। उसका ये काम है गति को बढ़ाना, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना किसका काम है, उत्प्रेरक का काम है। इसीलिए वो क्या करता है, नहीं तो भाग लेता नहीं कुछ बनाता है। उसका क्या काम है, उसकी गति को बढ़ावा देना, समझ गया। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। उत्कर्मणीय रासायनिक अभिक्रिया जैसे जल से बर्फ, बर्फ से जल, उत्कर्मणीय जो रासायनिक अभिक्रिया है जल से बर्फ, जल बर्फ से जल, समझ गया। कुछ पॉइंट दिया हुआ है। दहन किसको कहते हैं, ये समीकरण को समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये समीकरण है। अब दहन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा एवं प्रकाश देना। कभी भी तुम लोग आग जलाएगा, अगर कोई ऐसा बर्तन हो उसको पूरी तरह से ढक ले, ऐसा अगर ढक दो तब देखो क्या होगा, तुरंत बंद हो जाएगा। उसको ऑक्सीजन चाहिए तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, समझिए। तो दहन उसी को कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है। कोई भी पदार्थ ले लो जो जलेगा, जब जलेगा तो रोशनी तो फैलाएगा ही, साथ साथ कुछ निकलता है, देखा होगा आग जब जलता है कुछ न कुछ निकलता है, तो ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो दहन समझ गया ना, जब भी ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन संभव है। ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ किसी भी पदार्थ यानी कि जो पदार्थ आसानी से जल जाए, जो पदार्थ आसानी से जल जाए, इतना शॉर्ट भाषा लिख लो कि जो पदार्थ आसानी से जल जाए उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। आज समझ में, जो पदार्थ जो मतलब आसानी से जल जाए उसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, समझ गया। अब क्वथनांक क्या है, ज्वलन ताप क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा बता देते हैं। और ये हमारा जो है पार्ट 2 है वीडियो, ये क्या है पार्ट 2 वीडियो है। थोड़ा सा इसमें और बचा है उसको ले लेते हैं, उसके बाद जो इस चैप्टर में बचेगा उसको देखेंगे और पार्ट थर्ड जो होगा उसमें लास्ट हो जाएगा, यानी 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग बने रहिए, इनको मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ। जिस ताप पर पहुंचकर जलना प्रारंभ कर दे ज्वलन ताप कहते हैं। जहां पर पहुंचकर पदार्थ पिघलना शुरू कर दे, गलना पिघलना शुरू कर दे, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, किस किस चीज़ से हम उसको जला सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं जलने के लिए, समझ गया। तो माचिस से हम कोई भी पदार्थ को शुरू करेंगे, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है ज्वलन ताप तक पहुँचने के लिए कोई पदार्थ का साधन है। अब जैसे मान कर कच्चा लकड़ी है तो उसको कैसे जलाएंगे, तो यही तेल, डीजल, पेट्रोल सब जो हम छिड़केंगे तभी वो जल सकता है, नहीं तो वो नहीं जलेगा, समझ गया। कोई भी मान लो पदार्थ है, खाली माचिस मार देने से कुछ पदार्थ में पकड़ लेता है, कुछ में नहीं पकड़ता, तो वो सब इसका साधन है, समझ गया। कोई लकड़ी है उसमें कितना भी माचिस मार के लगाएगा तो उसमें
आग लगेगा ही नहीं, तो उसमें तेल छिड़कना पड़ेगा, फिर माचिस लगाओ तो आग पकड़ेगा। अब एक ठो यहाँ पॉइंट आता है, ये दोनों के बारे में भी बता देते हैं, समझ गया। लेकिन ये दोनों जो है चैप्टर के लास्ट में है, सुगंध और दुर्गंध। अभी छूटा हुआ इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण में असंतुलित, संतुलित ये सब बताएंगे, संतुलित कैसे किया जाता है, असंतुलित और संतुलित असंतुलित की पहचान भी कराएंगे। अभिकारक भी छूटा है, प्रतिबल फल भी छूटा, इसीलिए बोला था कि हमारा तीसरा पार्ट जो वीडियो होगा उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। तो सुगंध देखो, जब भी कोई मान के चलो कहीं पे देखता होगा कुछ खाना वाना बन रहा है, जब बन रहा है उस समय बहुत ही सुगंध निकलता है, और वही खाना ज़्यादा देर हो जाने के बाद उसमें बदबू निकलने, दुर्गंध देने लगता है। तो किस कारण से दुर्गंध देता है? तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हम सुगंध में मिला दे तो वो दुर्गंध बना देगा, उसको दुर्गंध में बदल देगा। तो जब ये खाना को बनाता है तो उसको ढक के रखता है तो ठीक है, और खुला छोड़ देता है तो वो बदल जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसके बाद वो दुर्गंध बदबू देने लगता है, खराब हो जाता है खाना, समझ गया। तो सुगंध और दुर्गंध भी समझ गया होगा। तो अब जो है हमारा क्या बचा है, रासायनिक समीकरण बचा है, जो कि दो तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, दोनों प्रकार के। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, असंतुलित किसको कहते हैं, कैसा होता है, किस तरह किया जाता है, इन सब पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, इस सब का डेफिनेशन जो है अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई भी पार्ट को देखना ना भूलें, शुरू से लेकर अंत तक जो भी चैप्टर है उसका सभी पार्ट देखें तभी समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए किस पार्ट में कौन सा सवाल या कौन सी भाषा, कौन सा शब्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम सब बताएं, समझ गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।